सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर लॉ के एक टॉपिक को, जिसका नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को, एक एक प्रोविज़न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो सबसे चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो दोस्तों इस एक्ट में टोटल 6 चैप्टर हैं, सॉरी बार बार भूल जाता हूँ दोस्तों, इसमें 7 चैप्टर हैं और टोटल 27 सेक्शन है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब इससे पहले कि हम हर सेक्शन को पढ़ें, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये बॉन्डेड लेबर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों बॉन्डेड लेबर को हम हिंदी में सब ने सुना होगा, बंधुआ मजदूर कहते हैं। बंधुआ मजदूर की एक ऐसा पर्सन जो किसी लैंडलॉर्ड से या फिर किसी भी आदमी से डेट लेता है, कर्ज लेता है, इस एग्रीमेंट पर, इस कॉन्ट्रैक्ट पर कि हम आपको पैसा तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तो हम या फिर हमारे परिवार का कोई सदस्य या फिर जो भी बंदा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है वो क्या करेगा, लेबर सर्व करेगा, मतलब मजदूरी करेगा आपके यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है शॉर्ट में बॉन्डेड लेबर। ये एक टाइप का फोर्स लेबर होता है दोस्तों, फोर्स लेबर होता है दोस्तों। और इसमें आपको बता दूं कि ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है कि आज आया है, ये आज़ादी से बहुत पहले भी था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको एबॉलिश करने के लिए, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट करना पड़ा। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों ये जो एक्ट है ना, इसके कारण, मतलब जो ये बॉन्डेड लेबर है, इसके कारण ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन होते थे, मानव को पीड़ित किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो अमीर तबके के लोग होते थे वो गरीब लोगों का शोषण करते थे, उनको परेशान करते थे। ठीक है दोस्तों, और आपने हमेशा देखा होगा कि ये जो बॉन्डेड लेबर होते हैं ना, मेजॉरिटी में मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं आदिवासी से या दलित से, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी सबसे ज़्यादा लोअर कास्ट में ही है आजकल अगर देखा जाए तो। इसीलिए पहले के, और पहले तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इसीलिए बॉन्डेड लेबर मेजॉरिटी जो मैं बात कर रहा हूँ वो दलित या फिर आदिवासी में पाए जाते थे। ठीक है, इनका ही ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होता था। इसीलिए दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें आर्टिकल 23 डाला गया। और आर्टिकल 23 जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच इज़ गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 23, इट सेज दैट, ये कहता है दोस्तों कि जो बॉन्डेड लेबर है उसको किसी भी फॉर्म में अप्लाई नहीं किया जाएगा, फॉलो नहीं किया जाएगा, इस पर टोटल रूप से रोक लगा दी जानी चाहिए। और आर्टिकल 23 यही कहता है दोस्तों कि बॉन्डेड लेबर किसी भी फॉर्म में हो उस में प्रोहिबिशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बॉन्डेड लेबर फॉलो करता है, अप्लाई करता है, ठीक है, प्रैक्टिस करता है दोस्तों, तो उस वो पनिशेबल है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 23 को हमारे संविधान में इनेक्ट किया गया था, जो कि पार्ट 3 में है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 23 को लाने के बाद भी ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, इन्होंने अपने स्टेट में इस बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया। और इन्होंने क्या किया, अपने अपने स्तर पर एक्ट को इनेक्ट किया, लेकिन कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो कि पूरे भारत में लागू हो सके इसके लिए। इसीलिए दोस्तों 1976 में इसको एबॉलिश करने के लिए द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट को बनाया गया। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्यों बनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या बोलता है। ये एक्ट जो है एबॉलिश करता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम को दोस्तों। इस किस उद्देश्य से, प्रिवेंटिंग द इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। जो हमारे समाज में वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उसका फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ठीक है ना दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको परेशान ना किया जाए, इसलिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं। और चैप्टर 1 में सेक्शन 1 बताता है कि इस एक्ट को कहाँ अप्लाई किया जाएगा, कहाँ नहीं अप्लाई किया जाएगा, कब लागू हुआ, कब नहीं हुआ। तो दोस्तों इस एक्ट का नाम क्या होगा, ये सेक्शन 1 में बताया गया है कि इस एक्ट का नाम बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 होगा। ये पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है दोस्तों, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 25 डे ऑफ अक्टूबर 1975। दोस्तों ये कब लागू हुआ, 25 अक्टूबर 1975।
25 अक्टूबर 1975, 25 अक्टूबर 1975 को ये फोर्स में लागू हो गया था दोस्तों। अब दोस्तों सेक्शन 2 जो है वो डिफिनीशन का क्लॉज है, हर एक्ट में सेक्शन 2 होता है, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप आराम से पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिफिनीशन अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं दोस्तों। अब हम दोस्तों चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। चैप्टर 2 में क्या बोलता है कि एवोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम। चैप्टर 2 बताता है कि कैसे एबॉलिश होगा। तो दोस्तों बोला गया है कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब से ये एक्ट क्या होगा दोस्तों, जब से ये एक्ट लागू होगा, ठीक है, ऑन द commencement of this act the bonded labor system shall stand abolished and every bonded labor shall on such commencement stand freed and discharged from any obligation to render any bonded labor। मतलब दोस्तों सेक्शन 4 कहता है कि जब से ये एक्ट लागू हुआ उसके बाद से कोई भी बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को बधुआ मजदूर बना के नहीं रखा जाएगा। और अगर मान लो किस मतलब जैसे गरीब, ये एक्ट बनने से पहले किसी ने कर्ज लिया है इस पर कि मैं आपका बधुआ मजदूर रहूंगा, और वो कर्ज नहीं दे पाता है या नहीं चुका पाता है और ये एक्ट आ जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस बंदे ने दूसरे बंदे का कर्ज चुका दिया है और अब वो बधुआ मजदूर बनकर उस बंदे का नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 4 का क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 क्या बोलता है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब से ये एक्ट लागू हो जाता है उसके बाद से मेक एनी एडवांस अंडर और इन परसुएंस ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम, कोई भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम मतलब बॉन्डेड लेबर में नहीं जाना चाहेगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं आपका बधुआ मजदूर बनना चाहूँगा, जब से ये एक्ट लागू हो गया तब से ये बोला है। ठीक है, कंपेल एनी पर्सन टू रेंडर एनी बॉन्डेड लेबर और अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। एक तो मतलब बोला गया है कि कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं आपका बधुआ मजदूर बनना चाहूँगा, ठीक है, बनना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दो, ये नहीं होगा। और दूसरा कि दूसरा बंदा उस बंदे को कंपेल भी नहीं करेगा, मजबूर भी नहीं करेगा कि तुम मेरे यहाँ बधुआ मजदूर बनो। ये दोस्तों सेक्शन 4 बोलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी कस्टम और ट्रेडिशन और एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है दोस्तों, बाय वर्चू ऑफ विच एनी पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली और डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये भी बोलता है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकता कि ये हमारा कस्टम है, ये हमारा ट्रेडिशन है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, किसी एग्रीमेंट के बेसिस पर, ठीक है, आपसे फोर्स लेबर नहीं करा सकता, ना ही आपके किसी फैमिली मेंबर से। ठीक है, अगर आपने कर्ज लिया भी है तो फिर भी, ठीक है, ये सेक्शन 5 बोलता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 3 में दोस्तों। चैप्टर 3 क्या बात करता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेप्ट। लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेप्ट टू स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि जो आपकी लायबिलिटी है बॉन्डेड डेप्ट को पे करने की, मतलब अगर आपने कर्जा लिया है तो कर्जा देने से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। कब, इस एक्ट के लागू होने के बाद से। ठीक है, जो भी बॉन्डेड लेबरर है अगर उसने कर्जा लिया है तो उसके ऑब्लिगेशन से उसको फ्री कर दिया जाएगा कि वो अब रीपे नहीं करेगा कोई भी बॉन्डेड डेप्ट। ठीक है, या बॉन्डेड डेप्ट का कोई भी पार्ट का मतलब दोस्तों, जैसे मान लो 10,000 उसने लिया था तो 5,000 उसने ऑलरेडी पे कर चुका है और 5,000 नहीं कर पाया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पूरा पे कर दिया है। ठीक है, ये बोलता है पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या बोलता है दोस्तों, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी सिविल कोर्ट और बिफोर एनी अदर अथॉरिटी फॉर द रिकवरी ऑफ एनी बॉन्डेड लेबर डेप्ट। कहने का मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद, लागू होने के बाद, कोई बंदा किसी कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता, केस नहीं कर सकता कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, ये भी इस एक्ट के, अगर वो बधुआ मजदूर में उसने एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो बधुआ मजदूर में, ठीक है, तो नहीं जा सकता किसी भी सिविल कोर्ट में, उसके खिलाफ केस नहीं इंस्टीट्यूट कर सकता, ये मान लिया जाएगा कि उसने पैसा दे दिया है। क्लियर है दोस्तों। सेक्शन 3 क्या बोलता है, देखिए कि एवरी डिक्री और ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ बॉन्डेड डेप्ट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड नॉट फुली सेटिस्फाइड बिफोर सच कमेंसमेंट शैल बी डीम्ड ऑन सच कमेंसमेंट टू हैव बीन फुली सेटिस्फाइड। मतलब इस एक्ट के लागू होने के पहले कोई डिक्री या फिर कोई ऑर्डर पास किया गया था कि जो गरीब बेचारा है जिसने कर्ज लिया था वो कर्ज नहीं दे पा रहा था, तो डिक्री या फिर ऑर्डर पास किया गया था कि तुम जिस बंदे का कर्ज लिए हो बधुआ मजदूरी से उसका कर्ज वापस करो। तो अगर कोई भी ऑर्डर या डिक्री ऐसा पास हुआ है इस एक्ट के लागू होने के बाद, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद ये मान लिया जाएगा कि
वो डिक्री या फिर वो ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया गया है, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। सेक्शन 4 क्या क्लॉज 4 क्या बोलता है दोस्तों कि एवरी अटैचमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ एनी बॉन्डेड डेब्ट शैल ऑन सच कमेंसमेंट स्टैंड वैकेट एंड वेयर। कहने का मतलब कि अगर कोई अटैचमेंट कर लिया गया है, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को ले लिया गया है जो कर्जा नहीं दे, मतलब अब कर्जे का पैसा नहीं दे पा रहा था, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें ये होगा कि उसको, जिसने उसकी ज़मीन ली है, उसको 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी रियल ओनर को वापस करनी पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ है, ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976 के चैप्टर 4 में सेक्शन 10 से लेकर 12 तक दिया है। तो आज इसको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थक गया हूँ यार, अब तो कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 पढ़ते हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी, देखो दोस्तों सबसे पहले ये जानो कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ का ये मतलब होता है कि ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं इस एक्ट के अंदर जो इस एक्ट के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करवाएंगी। क्लियर है दोस्तों। अब सेक्शन 10 बोलता है, सेक्शन 10 इन्हीं इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होंगी। तो देखो सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा ना, वो पावर देगा, किसको पावर देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसको पावर देगा और उसके ऊपर कुछ ड्यूटी लगाएगा। ठीक है, क्या करने के लिए, ये पता करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि इस एक्ट के सारे प्रोविज़न को प्रॉपरली कैरीड आउट किया जा रहा है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। देखो स्टेट गवर्नमेंट ने किसको पावर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देगा। अब सेक्शन 10 में ही बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, ठीक है, ये पावर ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब डेलीगेट कर सकता है दोस्तों, कि वो लोकल लिमिट में ये पता करे कि इस एक्ट के सारे प्रोविज़न फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, सेक्शन 10 क्लियर है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सेक्शन 11 बोल देखते हैं दोस्तों। सेक्शन 11 बात करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया है सेक्शन 10 के अंदर, और कोई भी ऐसा जो ऑफिसर है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पावर डेलीगेट किया है सेक्शन 10 के अंदर, वो क्या, उनका क्या काम है, उनका ये काम है कि वो जो फ्रीड बॉन्डेड लेबर हैं, मतलब जिन जो बंधुआ मजदूरी से बाहर आ चुके हैं इस एक्ट के लागू होने के बाद, उनके लिए वेलफेयर प्रमोट करें, उनके लिए वेलफेयर का काम करें। ठीक है, और ये वेलफेयर का काम कैसे होगा दोस्तों, ये वेलफेयर कैसा काम होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करके और उसको प्रोटेक्ट करके। अब ये क्यों किया जाना है, क्यों उनके लिए वेलफेयर का काम करना है, इसलिए दोस्तों कि जिस चीज़ से हम उनको निकाल के लाए हैं वो दोबारा उसी चीज़ में न चले जाएं। कहीं दोबारा कोई बंदा ये जाके ना बोल दे कि मुझे पैसे दे दो, ज़रूरत है, मैं आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी कर लूँगा। इसलिए इस चीज़ से बचाने के लिए सेक्शन 11 में बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई अदर जो ऑफिसर जो कि स्पेसिफाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो वेलफेयर का काम करेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करके और प्रोटेक्ट करके। सेक्शन 12 इसी का बोलता है दोस्तों कि ये ड्यूटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और उस ऑफिसर को जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पेसिफाई किया गया। क्या ड्यूटी होगी कि ये पता लगाए कि इस एक्ट के लागू होने के बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कहीं भी उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में बॉन्डेड लेबर सिस्टम प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा है, उसका कमीशन तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा कमीशन किया जा रहा है दोस्तों, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर वो जो ऑफिसर जो स्पेसिफाई किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा या उसको वीटो कर देगा, पूरी तरीके से रोक देगा, मना कर देगा। किस लिए रोकेगा, उनके बॉन्डेड लेबर की राइट टू डिग्निटी को बचाने के लिए, राइट और उसके डिग्निटी को बचाने के लिए ये क्या करेगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने सेक्शन 10, 11, 12 पढ़ लिया। इतना ही इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न बताया गया है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ के लिए, आपको कहीं भटकना नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों विजिलेंस कमीशन के बारे में, जो कि चैप्टर 5 में दिया गया है। सेक्शन 13 में बात करता है विजिलेंस कमेटी के बारे में, तो दोस्तों विजिलेंस कमेटी होती क्या है, सेक्शन 13 में बताया गया है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट, जो हर राज्य सरकार होगी, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर क्या करेगी, विजिलेंस कमेटी बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीज़न में। कितने बनाएगी, जितने उसको सही लगते हैं।
ठीक है, जितनी उसकी मर्जी होगी, जिसको जितने की उसको आवश्यकता होगी उतनी विजिलेंस कमेटी बनाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ बनाएगा? 2 जगह, विजिलेंस कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट और विजिलेंस कमेटी एट सब डिवीज़न। तो अब दोस्तों बात करते हैं विजिलेंस कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब कि विजिलेंस कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट में कितने मेंबर होते हैं और कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ध्यान से सुनना और लिखते भी जाना। तो पहला मेंबर होता है दोस्तों चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या कोई ऐसा बंदा होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नॉमिनेट किया है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3 बंदों को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करते हों शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को, और उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते भी हों। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 2 सोशल वर्कर को जो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको भी नॉमिनेट करेगा। ये इसी विजिलेंस कमेटी या डिस्ट्रिक्ट में ही आएंगे। क्लियर है? आगे क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करती है किसको? जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल एजेंसीज को। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में, जो किससे कनेक्टेड होते हैं? रूरल डेवलपमेंट से कनेक्टेड होते हैं। और कितने बंदों को नॉमिनेट कर सकती है? 3 से ज़्यादा बंदों को नॉमिनेट नहीं कर सकती। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट 3 से ज़्यादा बंदों को नॉमिनेट नहीं कर सकती जो रिप्रेजेंट करते हो ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल एजेंसीज को रूरल डेवलपमेंट से। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो नॉमिनेट करेगा एक बंदा जो डिस्ट्रिक्ट की फाइनेंशियल और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता हो। ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट करता हो। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया दोस्तों कौन कौन बंदे आते हैं विजिलेंस कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट पे। अब बात करते हैं कि विजिलेंस कमेटी जो सब डिवीज़न में बनाई जाती है उसमें कौन कौन आता है। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो देखो दोस्तों, विजिलेंस कमेटी एट सब डिवीज़न में भी सबसे पहले एक चेयरमैन होता है। अब इसका चेयरमैन कौन होगा? इसका चेयरमैन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा या कोई ऐसा बंदा होगा जिसको इसने अपॉइंट किया है। किसने? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने। दूसरा क्या बोलता है दोस्तों कि ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा ये नॉमिनेट करेगा 3 आदमी को, 3 पर्सन को जो रिप्रेजेंट करते हैं या बिलोंग करते हैं किससे? शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, और उसी सब डिवीज़न में रहते भी हों। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करते हैं। ये जो सब डिविजनल ऑफिसर है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, ये नॉमिनेट करेगा 2 सोशल वर्कर्स को जो उसी सब डिवीज़न में रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करता है। ऊपर वाली कमेटी में हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करता है जो कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसी सब डिवीज़न में। कितने बंदों को कर सकता है? यहाँ भी 3 से ज़्यादा बंदों को नहीं कर सकता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा वो नॉमिनेट करेगा एक बंदे को जो फाइनेंशियल और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन द सब डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है दोस्तों? और लास्ट वाला है इसके अंदर कि 1 ऑफिसर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10 एंड फंक्शनिंग इन द सब डिवीज़न, मतलब एक ऐसा ऑफिसर होगा जो सेक्शन 10 में बताया गया है और उस सब डिवीज़न में काम करता हो। क्लियर है दोस्तों? तो ये था कौन कौन मेंबर होते हैं विजिलेंस कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट और विजिलेंस कमेटी एट सब डिवीज़न में। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं कि विजिलेंस कमेटी को रेगुलेट करने के लिए और उसको मदद करने के लिए कौन मदद करेगा। तो जो विजिलेंस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है उसको रेगुलेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। क्लियर है दोस्तों? और असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगा, मतलब मदद भी प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो विजिलेंस कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है सब डिवीज़न में उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रेगुलेट करेगा और असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ विजिलेंस कमेटी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन। पहला फंक्शन है इसका कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उस ऑफिसर को जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्पेसिफाई किया था उसको क्या करेगा? एडवाइस देगा। किस लिए? कि सारे प्रयास किए जाएं और एक्शन लिया जाए इस एक्ट के सारे प्रोविज़न को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। क्लियर है दोस्तों? ये एडवाइस देगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है कि टू प्रोवाइड फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्री बॉन्डेड लेबर। जिन मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से बाहर निकाला जा चुका है उनको इकोनॉमिक और सोशल रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, कौन, ये विजिलेंस कमेटी, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ रूरल बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव। ये विजिलेंस कमेटी जो होगी ना दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब चलाएगी क्या, जो रूरल बैंक के फंक्शन है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, विद अ व्यू टू कैनलाइजिंग द एडिकेट क्रेडिट टू द फ्री बॉन्डेड लेबर। अब दोस्तों इस पॉइंट को समझना, देखो बॉन्ड, कोई बधुआ मजदूर क्यों बनता है, उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको पैसे की ज़रूरत होगी, वो जो ग्रामीण बैंक होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, उनको पैसा नहीं दे पाते, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उनको पैसा नहीं देती है, इसलिए वो बेचारे क्या करते हैं, बधुआ मजदूरी करने लगते हैं। तो ये जो विजिलेंस कमेटी होगी, ये कोऑर्डिनेट करेगी फंक्शन ऑफ रूरल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जिससे कि उनको क्रेडिट देने में, उधार देने में दिक्कत ना हो और जिससे वो बधुआ मजदूरी में ना जाएं। क्लियर है दोस्तों। अब इसका लास्ट फंक्शन क्या है, टू कीप एन आई ऑन द नंबर ऑफ ऑफेंसेस विच कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डन अंडर दिस एक्ट। ये नज़र रखेगी कि कितने ऑफेंस किए जा रहे हैं इस एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंदर कितने अपराध किए जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट नहीं था, और भी फंक्शन है इसके। और एक फंक्शन ये है कि टू मेक अ सर्वे एज टू वेदर देयर इज एनी ऑफेंस ऑफ विच कॉग्निजेंस आउट टू बी टेकन अंडर दिस एक्ट। ये भी सर्वे करेगा कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जो इस एक्ट की में कॉग्निजेंस में लिया गया है, ठीक है। और दूसरा करेगा, डिफेंड करेगा किसी भी सूट को जो कि किसी फ्री बॉन्डेड लेबर के खिलाफ इंस्टीट्यूट किया गया है, या उसके फैमिली मेंबर के खिलाफ इंस्टीट्यूट किया गया है, या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर इंस्टीट्यूट किया है जो उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। किस लिए, रिकवरी करने के लिए, किस होल और पार्ट ऑफ एनी बॉन्डेड डेप्ट, जो उधार उसने लिया था उसको वापस प्राप्त करने के लिए, पूरे तरीके से या फिर जो बचा खुचा है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगर किसी फ्री बॉन्डेड लेबर के ऊपर कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसको डिफेंड करने के लिए भी ये इसका फंक्शन है। क्लियर है दोस्तों।